सभी हिंदी संस्कृत अनुरागियों को मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से नमस्कार, सहृदय प्रणाम। आज हम हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क वीडियो श्रृंखला में आज आपके सामने मैं वर्ण व्यवस्था का भाग 2 लेकर आया हूं। भाग 1 में हमने स्वर व्यंजन के बारे में समझा था, आज उससे आगे बढ़ाते हैं। चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक था अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह हमारे 2 होते हैं, अं और अह। अयोगवाह क्या होते हैं, इस शब्द को समझना बेहद जरूरी है। जो अ के योग से वहन करे, यानी कि बिना अ के योग के जो वहन ही नहीं कर पाए, बिना अ के योग के बिना वो चल ही नहीं पाए, इसलिए इन दोनों में अ का योग दिखा रखा है। अगर आपको कोई कहे इसको बोल के दिखाना तो आप नहीं बोल पाओगे, कोई कहे इसको बोल के दिखाना आप तो नहीं बोल पाओगे। इनमें अ का योग देना ही पड़ेगा, तब ये वहन करेंगे, तब ये आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। पुस्तकों में पता नहीं कैसे करके इनकी परिभाषा दी है, मुझे पता नहीं। 1-2 पुस्तकें मैंने पढ़ी थी, वो मुझे ध्यान भी नहीं कि क्या परिभाषा उन्होंने, पर ऐसी परिभाषा नहीं थी, वो परिभाषा बिल्कुल गलत है। तो अ के योग से जो वहन करे तो अ का योग दिखाना पड़ेगा। आप कहोगे जी क्या केवल अ का योग? नहीं, किसी भी स्वर का योग हो, पर प्रथम स्वर अ है, इसलिए अ का योग दिखा दिया इन्होंने, कोई भी हो सकता है। अब दूसरी बात, इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार। और इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग, ठीक ना। ये अनुस्वार क्यों बोलते हैं, मैं अभी दोनों को विस्तार से समझाऊंगा। इसको विसर्ग, सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, और वी का अर्थ होता है विशेष। एक विशेष प्रकार की सृष्टि, एक विशेष प्रकार की रचना विसर्ग की थी, क्योंकि जहाँ से संस्कृत भाषा उत्पन्न हुई थी, बताते हैं कि शिव जी ने डमरू बजाया था, उस डमरू से 14 सूत्र निकले थे, तो वहाँ से भाषा शुरू हुई, तो उसमें विसर्ग का जिक्र नहीं था, तो इसके बाद में एक विशेष रचना की गई, इसलिए इसका नाम विसर्ग पड़ा। अब इस पे आ जाओ, इसको अनुस्वार, इसका उच्चारण क्या करते हैं? इसका उच्चारण आप लोग बोलते हैं अंग अह, ये अशुद्ध। अंग अह नहीं होता, अम होता, अम अह, ये अम बोलेंगे इसको, अम अह, ये अंग नहीं होता, अंग अंग अशुद्ध है। कैसे है मैं इसके लिए आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एक होता अनुनासिक, जैसे अनुस्वार है ऐसे एक होता अनुनासिक। अनुनासिक कैसे होता, इसका निशान होता है चांद बिंदु, ये वाला चांद, चांद बिंदु, ठीक है ना। ये मुख और नाक दोनों से बोला जाता है, मुख और नाक दोनों से बोला जाता है, इसलिए क्या कहलाता है ये? अनुनासिक कहला, मुख और नाक दोनों से, इसका चांद बिंदु है। अब मैं अनुनासिक और अनुस्वार दोनों की बिल्कुल पूर्ण रूप से इनकी परिभाषाओं के साथ आपको बताऊंगा, और बड़ा मजा आएगा आज सीखने में, ठीक है ना। आप स्वतः ही कह उठोगे कि वास्तव में जी अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में हमें आज पता चला, क्योंकि बस सब परिभाषाएं रट रखी है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाते हो, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो उसमें से बाल की खाल निकाली जाती है, एक एक चीज़ पूछी जाती है, और फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता। और उसमें जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है वहाँ भी आपने साधारण सी बातें याद कर रखी है, बाकी फिर भूल जाते हो। देखो भाई, ये है अनुनासिक और ये है अनुस्वार। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बिल्कुल पूर्ण तथ्य के साथ बताऊंगा। इसका निशान है ये, और इसका निशान होता केवल एक बिंदु, इसका चंद्र बिंदु और इसका केवल एक बिंदु। उदाहरण से समझे तो जैसे चांद, मांग या ईंधन, ठीक है ना, आंचल, अंगना, ठीक ना। अगर इसको समझे जैसे इसके, जैसे संपूर्ण, चंचल, संरक्षण, या जैसे सिंचाई, या जैसे अंक,
या संघटन, ये इसके उदाहरण होते हैं, ठीक ना। चलो पॉइंट बनाते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखो भाई, अनुनासिक, अनु उपसर्ग का अर्थ होता पीछे, जो पीछे बाद में नाक के साथ, यानी कि मुख और उसके बाद नाक, यानी कि मुख और नाक दोनों से बोला जाए तो इसकी परिभाषा होगी जो मुख जमा नाक दोनों से बोला जाए, ठीक है जी। और ये पहला पॉइंट केवल नाक से बोला जाए। देखो भाई, ये मुख और नाक दोनों से बोला जाता है, ये केवल नाक से बोला जाता है। क्लियर करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक ना। चांद, देखो चांद, तो इसमें मुख भी उतना ही खुल रहा है और नाक का भी उतना ही प्रयोग हो। चांद, मांग, तो मुख का भी प्रयोग और नाक का भी। आप नाक बंद करें नहीं बोल पाओगे, मुख बंद करके नहीं बोल पाओगे, तो दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इसका अनुनासिक। इसमें केवल नाक का प्रयोग होता है, नाक से बोला जाता है, मुख तो बंद हो जाता है। देखो जैसे मैं ये बोलूँगा ना इसका उच्चारण, तो मुख बंद हो जाए, संपूर्ण, सम, तो जब मैं इसको बोल रहा हूँ तो मुख बंद हो रहा। चंचल, संरक्षण, सिंचाई, सिंचाई, ठीक है। संघटन, अगर मुख बंद भी नहीं होता पूर्ण रूप से तो बंद होने के कगार पे होता है और उसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें दूसरी परिभाषा, यह स्वर के साथ बोला जाता है, स्वर के साथ, और इसका यह स्वर के बाद बोला जाता है, स्वर के बाद, ठीक है जी। स्वर के साथ कैसे, चांद, जो च में आ है उसके साथ ही बोला जा रहा है, चांद, मांग, ये स्वर के बाद। देखो मैं स बोलूंगा पहले, मैं स बोल चुका हूंगा, फिर इसको बोलूंगा संपूर्ण, तो ये स्वर के बाद बोला जा रहा है। च, चंचल, तो ईश्वर के संरक्षण, सिंचाई, तो ईश्वर के बाद बोला जा रहा है, ठीक है। नंबर 3, इसका उच्चारण स्थाई है। कैसा है इसका उच्चारण, स्थाई, एक ही तरह इसी तरीके, पर इसका अस्थाई है, इसका अस्थाई है। और ये है ना या, म, ग, न, इनमें से किसी एक की तरह, हर एक वर्ग का जो पांचवा होता ना वो अनुस्वार होता। तो ये हर एक वर्ग के पांचवें की आवाज़ उठाता है। देखो संपूर्ण, प फ प म की आवाज़ ली, चन चन, च छ ज या, चंचल, सण सण, ट ठ ट, संरक्षण, सिंचाई, च छ ज या की आवाज़, अंक अंग अंग अंक, संघटन। तो ये कुल मिला के अनुस्वार इन 5 में से किसी एक की आवाज़ लेता है, पर ये किसी की आवाज़ नहीं ग्रहण करता, इसका उच्चारण अपना है, स्थायी है, ठीक ना। दूसरा, इसको स्वर कहते हैं, ये स्वर है, वास्तव में देखा जाए तो स्वर ही है, ये स्वर के साथ लग रहा है, ठीक है ना। स्वर के साथ ही आता, स्वर के साथ ही बोला जाता, स्वर जैसा, परंतु ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, अनुस्वार है जो, ये व्यंजन है, क्योंकि इसमें देखो इन्हीं के स्थान पर तो बोला जाता है, या मांगना, इन्हीं के स्थान पर तो है, इन्हीं जैसी तो कोई एक आवाज़ है, तो अपने आप दिख रहा आपको व्यंजन है, ठीक है जी। तो आप इसको इत्मीनान के साथ पढ़िए, जानिए और इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, ठीक है ना। मैं साफ किए देता हूँ और आप वीडियो रोक के भी, जूम करके भी आराम से उतारिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपके सामने है सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, चलिए भाई अब बताता हूँ मैं
ये तो आप समझ गए इस चीज़ को, तो ठीक है ना, इस चीज़ को तो आप अच्छी तरीके से जान गए हो कि अनुनासिक क्या होता है। अब अनुस्वार में जो ये आवाज़ उठाता है य म ग न और न, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या तथ्य है, वो बताता हूँ। इस अनुस्वार के आगे जो भी वर्ग पड़ा है, जैसे मान लिया इसके आगे कवर्ग पड़ा है, कवर्ग क ख ग गंगा पड़ा है, तो ये अनुस्वार उसके 5वें अंग की आवाज़ उठा लेगा। अगर उसके आगे चवर्ग पड़ा है, चवर्ग, तो उसके 5वें की य की आवाज़ उठा लेगा। उदाहरण देता चलता हूँ, जैसे संगठन। अब आगे कवर्ग पड़ा है, इसके योग में कवर्ग पड़ा तो उसके 5वें की आवाज़ उठाएगा, संग क ख ग गंगा संगठन। आगे चवर्ग पड़ा तो ये जैसे चंचल, च छ ज ये चंचल। अगर आगे टवर्ग पड़ा है या उसका फैमिली मेंबर है, ठीक ना, मैं बताऊंगा। टवर्ग के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं आपको, त्वर्ग का बता देता हूँ। त्वर्ग जैसे, तो न की आवाज़ लेगा, जैसे संतोष, सन तथ दद न संतोष। अगर आगे पवर्ग पड़ा है तो उसके 5वें की म की आवाज़ लेगा, म की। कैसे, जैसे सम्मान। या दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, म की आवाज़ में जैसे संपूर्ण का ही रख लेते हैं, संपूर्ण, क्योंकि सम्मान में आप पूरा म दे, आधा म देखते हो, तो ये संपूर्ण, तो प पर प फ ब म। तो ये जो कुछ इसके आगे पड़ा है उसी की आवाज़ उठा लेगा। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब अगर इसके आगे कुछ भी ना पड़ा हो, सारे इसके आगे से उठ के भाग जाएं, ये भाग गए, ये लो हम तेरे पड़ोस में नहीं रहते, तो हमारी आवाज़ चुराता है, ये उसी के 5वें के घर में चोरी कर लेता है, उसी के 5वें की आवाज़ उठा लेता है, लो भाई हम तेरे आगे रहते ही नहीं। कुछ भी, अगर इसके आगे कुछ भी ना पड़ा हो, अकेला पड़ा हो, तब भी ये माँ की आवाज़ जरूर लेगा। जैसे स्वयं, अब इसके आगे कुछ नहीं पड़ा है तो माँ की आवाज़ ले ली इसने, एवं माँ की आवाज़ ले ली, सायं सायं, तो माँ की आवाज़ ले ली। तो अब मुझे बताइए, इसका उच्चारण अम होना चाहिए या अंग होना चाहिए? खुद ही बताइए, आप खुद ही फैसला कीजिए। जब इसके आगे कुछ नहीं होता तो म की आवाज़ लेता, स्वयं एवं। जब इसके आगे कुछ नहीं है तो म की आवाज़ लेगा, अम। तो ये जो अंग बोलते हो बिल्कुल अशुद्ध है। ठीक है जी। आगे इसमें से कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, देखो। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि इसके आगे 25 वर्गीय व्यंजन हो, कवर्ग चवर्ग टवर्ग त्वर्ग पवर्ग 25 हो, तो उनके 5वें की आवाज़ उठा लेगा। अब अगर इसके आगे य व र ल या श श स या ह, अगर ये व्यंजन आ जाएं तो किसकी आवाज़ ले? क्योंकि आवाज़ तो 5 है, यम गण न, हर एक वर्ग के 5वीं। अब इनके साथ क्या फैसला करोगे? तो आप ये देखोगे ये किसका फैमिली मेंबर है, उच्चारण स्थान के हिसाब से किसके साथ मिलता है, तो इसका उच्चारण चवर्ग के साथ मिलता है, इचुयस तालु। इसका उच्चारण, ठीक ना, जैसे वह दंतोष्ठ है, ये य, एक मिनट, य व र ल श श श ह, ठीक है, वह दंतोष्ठ है। और ऋटुषाणाम मूर्धा, इसका नहीं मिल रहा, अभी मिलाता हूँ मैं, य र ल व श श श ह। एक मिनट में इसको दोबारा लिख लेता हूँ। ये यह, य र ल और व, श श श और ह। हाँ, उसमें वह पीछे ले जाना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में वह पीछे आता है, संस्कृत की वर्णमाला में यह यहाँ आता है देखो, और हिंदी में यह वह पीछे जाता है। ठीक है। अब देखो इसका किसके साथ, चवर्ग के साथ, ऋटुषाणाम टवर्ग के साथ, ऋतुलषाणाम त्वर्ग के साथ, और ह कवर्ग के साथ, और वह का उच्चारण स्थान होता ओष्ठ, और पवर्ग का भी दंतोष्ठ होता तो वह का सॉरी दंतोष्ठ, और पवर्ग का ओष्ठ होता तो ओष्ठ है दोनों का, तो ये पवर्ग के साथ। यानी कि यदि आगे य और श आ जाए तो ये चवर्ग वाली आवाज़ उठाएगा। जैसे कहीं पर आ जाए संशय, आगे श आ गया तो ये चवर्ग वाली यानी कि य की आवाज़ उठा रहा, संशय। अगर आगे र आ जाए जैसे संरक्षण, तो ये टवर्ग वाली आवाज़ उठाएगा, ट ठ ड ण, संरक्षण। अगर आज ल आ जाए जैसे संलग्न, या ये स आ जाए संसार, तो ये न की आवाज़ उठाएगा क्योंकि त्वर्ग फैमिली मेंबर है, तो तथ द द न, संसार संलग्न। ठीक है ना। आगे जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह की आवाज़ में क्या है, जैसे ये क्या है,
अब इसका उच्चारण बहुत सारे पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये सिंग, क्योंकि आगे ह और ह कवर्ग का फैमिली मेंबर है उच्चारण स्थान के हिसाब से, तो ये कवर्ग वाली आवाज क ख ग ग अंग की आवाज लेगा। तो ये सिंह घ नहीं, सिंह सिंह। और आसान करके उदाहरण लेंगे तो जैसे संहार, संहार, घार नहीं हार, पर ये आवाज उसकी लेगा। आगे पवर्ग है तो म की वाली आवाज लेगा, आगे वह है तो पवर्ग वाली आवाज लेगा, संवाद। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए हो। नहीं कोई किसी पॉइंट पे हैं तो मुझे पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, और कमेंट में भी दे सकते हो, मैं उसको क्लियर करके आपको बताऊंगा। अब देखो, अब इनमें क्या है, जैसे बच्चों, करें या मिलें, ठीक ना, इनमें क्या हो सकता है, इनमें ये अनुस्वार है या अनुनासिक है। अब आपको ये निशान तो ये अनुस्वार का है, पर अनुस्वार का उच्चारण तो य म ङ ण न इनमें से किसी एक की तरह होता है। इसका तो बच्चों और ये तो मुख से भी बोला जा रहा, तो य म ङ ण न अनुस्वार वाली तो बात है ही नहीं इसमें। जैसे संपूर्ण, संतोष, वो तो है ही नहीं। बच्चों, ये तो मुख और नाक दोनों से बोला जा रहा, और एक ही तरह का उच्चारण करें, तो इसमें तो अनुनासिक है, बिल्कुल अनुनासिक है। जो मात्रा शिरोरेखा से ऊपर होती है, चाहे बड़ी ई की हो, चाहे ओ की हो, चाहे ए की हो, चाहे औ की हो, ठीक है ना। पहले मैं ए आई की दे देता हूँ, ए आई, और ये होगा औ, और ये होगा औ। जो मात्रा शिरोरेखा से ऊपर जाती है उनके साथ ये निशान तो दिखेगा आपको अनुस्वार का, पर होता ये अनुनासिक है। आया था एक बार परीक्षा में कि इनमें से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अनुनासिक शब्द कौन सा है जिसमें अनुनासिक है, और कहीं इनको निशान लगाया है तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको अनुस्वार और अनुनासिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और आज से आपने एक नई चीज़ भी सीखी होगी कि उसका उच्चारण अम होता, अम, अह नहीं होता, अम होता है, ठीक है। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। हमने आपका स्वर व्यंजन बहुत अच्छे से 52 ध्वनियाँ, 44 वर्ण व्यवस्था के भाग 1 में सीखी थी। अब आज हम एक नई चीज़ आगे सीख रहे हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है भाई। इसके नाम से पता चलता, मैं परिभाषा लिखूंगा नहीं, आपको केवल बताऊंगा। जिनके बोलने में प्राण वायु यानी कि श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले, जैसे क थोड़ा प्राण निकला, ख ज़्यादा प्राण वायु निकला, तो जिनके बोलने में प्राण वायु अल्प मात्रा में निकले अल्प प्राण, जिनके बोलने में प्राण वायु ज़्यादा मात्रा में निकले महाप्राण। इसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे अल्प, अल्प में क्या 3 वर्ण है, अल्प 3 है, और महा में कितने हैं, 2 है। तो अल्प 3 है तो एक विषम संख्या हुई, विषम, और महा 2 है तो एक सम संख्या। तो हर एक वर्ग की विषम संख्या यानी कि 1, 3 और 5 अल्पप्राण होती है, और हर एक वर्ग की सम संख्या 2, 4 महाप्राण होती है। अब आप ये कहोगे कैसे, देखो जैसे ही है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ऐसे ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, न, प। तो एक है हर एक वर्ग की पहली है, ये लाइन दूसरी है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये हर एक वर्ग का 5वां। तो हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और यम गणनम 5वां ये अल्पप्राण होता है, और हर एक वर्ग का दूसरा ये और ये वाला महाप्राण होता है। मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे 2-4। अब बाकी क्या रह गया आपका, बाकी रह गया आपका यरलव और शशशह। बोल के देख लो भाई, ज़्यादा प्राण किस में निकलते हैं, शशशह ये महाप्राण है क्योंकि ज़्यादा वायु निकल रहा, यरलव इसमें कम निकल रहा अल्प प्राण है, इसलिए य, र, ल और व को यहाँ रख दीजिए, और श, श, स और ह को यहाँ रख दीजिए। तो ये आपका हो गया अल्पप्राण और महाप्राण। ऐसे ही एक होता अघोष और सघोष। देखो घोष का अर्थ होता कंपन, घोष का अर्थ क्या था, कंपन, वाइब्रेशन। जिनके बोलने में वाइब्रेशन नहीं होता या होता तो बहुत कम होता अघोष, और जिनके बोलने में वाइब्रेशन ज़्यादा होता, अंदर जीभ ज़्यादा वाइब्रेट करती है, तो ये होता सघोष, या ध्वनि वाइब्रेट करती है सघोष, ठीक ना।
बड़ा आसान क्वेश्चन है। हर एक वर्ग का पहला, दूसरा और 3 स, बस ये तो होते हैं अघोष। बाकी पूरी वर्णमाला सघोष, ये कुल 13 ही वर्ण होते हैं, बस 13 वर्ण, पहला, दूसरा और 3 स। बाकी पूरी वर्णमाला सघोष। कैसे? तीसरा, चौथा, पांचवा और ह भी इसी में आ जाता। श यहाँ, ह यहाँ, प्लस य, र, ल, व और सारे स्वर भी सघोष होते हैं। रट लो, सारे स्वर सघोष, सारे स्वर सघोष, तो ये भी स्वर इसी में आ जाते हैं। और य, र, ल, व और ह का विशेष ध्यान। ह बहुत बार पूछा जाता है, आप श ह के चक्कर में यहाँ ले जाते हैं उसको, नहीं, ह यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये सघोष होता, इसका हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अघोष और सघोष हो गए, इनको आप याद कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा दोहरा के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगला, अब वर्णों के उपनाम बताता हूं आपको। वर्णों के उपनाम, कई बार इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे कहते हैं? य और व को। नंबर 2, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क से म तक, ये क ख ग घ ङ च छ ज यहाँ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प, सारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। नंबर 3, अंतस्थ किसे कहेंगे? अंतस्थ य, र, ल और व को। नंबर 4, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म कौन से होते हैं? श, स और ह, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। नंबर 5, अब आ जाओ प्रकंपित, या इसको लुंठित भी बोल देते हैं भाई, लुंठित। कौन कौन से होते हैं प्रकंपित या लुंठित? र, जीभ लौटती हुई सी आती है, प्रकंपित या लुंठित, ठीक ना। छठा, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक ल, पार्श्विक होता ल। क्यों कहते हैं इसको पार्श्विक? क्योंकि इसमें है ना ल बोल के देखो, ल जीभ मुख को बंद कर लेगी और स्वायु पार्श्व भाग, पार्श्व होता अगल बगल, पार्श्व भाग से श्वास वायु आता है, इसलिए पार्श्विक व्यंजन, ठीक है ना। 7वां मैं यहाँ लिख रहा हूँ, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी श, श और ह, क्योंकि संघर्ष करते हुए बाहर आते हैं। और स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी होता है पूरा चवर्ग, च छ ज यहाँ, कहीं उसमें ना प फ भी मानते हैं, ठीक है ना, पर पूरा चवर्ग स्पर्श संघर्षी होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन था, ताड़न जात, ताड़न जात, ये तो ड़ और ड़, जीव ताड़ती हुई सी बाहर आती है, ताड़न जात, ड़। और उत्क्षिप्त भी नहीं कहते हैं, उत्क्षिप्त भी इन्हें ही कहते हैं, ड़ और ड़, ठीक है जी। तो ये आपके वर्णों को उपनाम है। वीडियो रोक के जूम करके आराम से देखो, आराम से इनको उतारो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आगे होता है एक अनुतान। अनुतान क्या होता है? लय स्वर, लय, लय या स्वर। अनुतान का मतलब केवल गाना नहीं होता, चलो गाना भी होता है, पर जिस लय में आपको बोलना है उस लय में बोलना भी अनुतान कहलाता। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बिना अनुतान के बोलूँ, जैसे प्यारे बच्चों मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, आज मैं आपको वर्ण व्यवस्था पढ़ाऊँगा, वर्ण व्यवस्था के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में, तो मेरे बोलने में बोलना तो है पर अनुतान नहीं है। जो उतार चढ़ाव होना चाहिए शब्दों के में, पदों में, वाक्यों में, वो उतार चढ़ाव नहीं है। और भाषा का जो लिखित रूप होता है वो विचार प्रधान होता है और मौखिक रूप भाव प्रधान होता है। तो बोल के आप नेगेटिव चीज़ से भी यस करा लेते हो, बोलने का भाग। देखो ही कहता है अरे जाओगे ना, ना तो ना का मतलब हाँ, ठीक है ना। तो
वो बोलने पे निर्भर करता आपका कि कैसा है, तो उसे कहते हैं अनुतान। दूसरा अनुतान कविता में प्रयोग होता, कविता जो कविता की लय है, लय कविता में जो लय होती है इसको भी अनुतान बोलते हैं। आप कविता को बच्चों को सत्यनारायण की कथा की तरह पढ़ के सुना देते हो, जबकि कविता के अंदर अनुतान होना चाहिए, लय होना चाहिए। छंद कैसे गाए जाते हैं, छंदों को यदि सीखना है तो मैं बहुत जल्दी ही छंदों की वीडियो लेके आ रहा हूँ और उसमें आप पूरे छंद सीखोगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि जो जो वीडियो मैं तब तब डालूँ आपको मिलते रहेंगे। जैसे कोई छंद गाते हैं, कोई भी छंद ले लो, जैसे आप चौपाई गाते हो, ठीक है ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ऐसे गाना होता है, ठीक ना। तो बिना गाए कैसे आप कविता को पढ़ लेते हो, मेरी समझ से परे है, तो उसमें गेयता होती है, तो ये कहलाता अनुतान। ठीक है जी, चलो आगे। एक होता बलाघात, इसमें दो शब्द है, बल जमा आघात। ठीक है जी, बल और आघात, तो जो शब्दों या वर्णों पर आप अतिरिक्त बल लगाते हो वो अपना अर्थ बदल देते हैं, तो उसे भाषा में बलाघात कहा जाता है। ठीक ना। जैसे किसी ने कहा, बेटे ने मम्मी से पूछा, मम्मी मैं बाहर बारिश में नहाने चला जाऊं? अगर मम्मी कहेगी नहीं बेटा, तो बच्चा नहीं मानेगा, जाएगा पक्का। अगर मम्मी इस नहीं बेटा पे, नहीं पे बलाघात कर देगी, नहीं, तो अब बच्चा नहीं जाएगा। तो बलाघात का भाषा में बड़ा महत्व है। हर एक वर्ण पे आप बल लगा के अतिरिक्त वो करके उसमें कर देते हो। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता, बलाघात। ठीक है ना। तो ये इतना सा मेरा बताना था। ये आपने वीडियो देखा तो आप सभी से गुजारिश अंत में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और इसको और स्टूडेंट्स को भी उससे लाभान्वित कराएं, सभी के पास भेजिए। आप इसमें वीडियो को सुन रहे हैं, सुनेंगे, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।